आईपा, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पार्टीज एसोसिएशन, जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, प्रगतिशील समाज की बात करता है, प्रगतिशील खेती की बात करता है। तो आज हम खैरपुर गुजर गांव में पहुंचे हैं, जहां पे पढ़ी लिखी महिलाएं जैविक खेती की तरफ रुख की हैं। आज उनसे जानते हैं कि महिलाओं का खेती में क्या भविष्य है, कैसे भविष्य है, इस मंच के माध्यम से। मैडम, आपका नाम क्या है? मैं इंदु बंसल, हम नोएडा में रहते हैं। अच्छा, आप नोएडा में रहती हैं और खैरपुर गुजर में दिख रही हैं, इसका क्या कारण है? कहते हैं ना, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। हमें ज़मीन की ज़रूरत थी और कुछ अपना उगाना था केमिकल फ्री, तो प्रधान जी का मालूम पड़ा हमें अपने सहयोगियों से, तो फिर हमने यहाँ जगह लेकर अपनी फार्मिंग शुरू करी है। मैडम, ये अभी बताया जा रहा है कि खेती घाटे का सौदा है। आप कह रही हैं कि मैं शहर से गांव की तरफ मूव कर रही हैं, तो क्या आपको ये लगता है क्या कि एग्रीकल्चर में फ्यूचर है? अब घाटे का सौदा हर चीज़ हम आजकल कमर्शियल सोचने लग गए हैं। जो भी चीज़ें हम धन से जोड़ के सोचते हैं। अगर आज हम खेती कर रहे हैं, हम घर से निकल के आ रहे हैं, 5-6 घंटे खुली हवा में सूरज के नीचे बैठते हैं, अच्छा प्रोड्यूस उगाते हैं केमिकल फ्री और अपने घरों में ले जाते हैं। उसको जब हम खाते हैं तो हमारी सेहत अगर अच्छी रहती है, तो घाटे का सौदा कैसे है? तो फिर ये गांव के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं कि जो ये लोग बता रहे हैं कि घाटे का सौदा है, तो वो किस तरह की खेती करें, या फिर सरकार क्या इस तरह के करे कि गांव के लोगों का खेती से मोह भंग न हो? सरकार अभी तक जो भी दे रही है रिबेट, वो सब केमिकल वाली चीज़ों पे दे रही है। अभी कुछ भी ऐसा रिबेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया जो केमिकल फ्री के लिए है, चाहे वो गाय के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए। जैविक के ऊपर अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिबेट नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो मेरा अभी माली भैया को देखिए, सतेंद्र जी हैं, इनके बिना हमारा काम हो नहीं सकता। तो मैं उनको भी कह रही हूँ, उन्होंने अपना गेहूँ डाला है 7 बीघा ज़मीन में, 7 बीघा या ज़्यादा ज़मीन में। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि आप अपने गेहूँ में DAP मत डालो, यूरिया मत डालो, कोई डाई मत डालो, और एज रिज़ल्ट वो मान गए हैं। और मैंने कहा जैसे हम अपने गेहूँ में डालेंगे जीवामृत, आपके लिए भी बनाएंगे, आप भी डालना। तो अगर एक साल इनकी अच्छी क्रॉप होगी तो क्यों नहीं ये अगले साल करेंगे? तो ये आप मानती हैं कि यदि केमिकल खेती और ऑर्गेनिक खेती फ़ायदे का सौदा है, और किस तरह फ़ायदे का सौदा है, थोड़ा सा हमें बता दीजिए। एक तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपका वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ज़मीन जो है हेल्दी, स्वस्थ रहेगी, अस्थायी प्रोडक्शन होता रहेगा, बंजर नहीं होगी। और आप यदि मार्केट में ले जाती हैं यदि ऑर्गेनिक और केमिकल, तो वो किस तरह बेचें किसान? जैसा कि अभी आपने बोला कि फ़ायदे का सौदा है, मेरे हिसाब से फ़ायदा का सौदा है। मैंने खुद जो अपना गेहूँ उगाया पिछले साल, मैंने 1 किलो गेहूँ में 10 किलो गेहूँ में 4 क्विंटल गेहूँ निकाले। हो सकता है केमिकल वाले में उससे ज़्यादा निकलते हों, पर अगर किसान की हम बात करें तो उनके पैसे यूरिया के बच रहे हैं, DAP के बच रहे हैं, डाई के बच रहे हैं, पेस्टिसाइड के बच रहे हैं, वो भी सेविंग है। प्लस जब आपका प्रोड्यूस निकलता है, हो सकता है 6 क्विंटल की जगह 4 क्विंटल निकल रहा हो, पर वो 6 क्विंटल अगर हम 20 रुपये किलो बेचते हैं तो ये 30 रुपये किलो बिक रहा है। तो फिर नेट बात तो वही है, आपका इनकम तो उतनी ही हो रही है, प्लस आपके पैसे बच रहे हैं पेस्टिसाइड के और फर्टिलाइज़र के। तो आपको क्या, जैसे सरकार की तरफ से चाहे जो भी नीति निर्धारक हैं, तो यदि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उनको क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर आप बताइए। उनको सबसे पहले तो जैसे उन्होंने DAP पे रिबेट दे रखा है या यूरिया पे दे रखा है, वैसे जो भी चीज़ हमारे फर्टिलाइज़र्स जिनसे हम बनाते हैं उन पे भी कुछ करें। ड्रिप इरिगेशन के लिए छोटे किसानों को भी फ़ायदा दे, ये नहीं कि सिर्फ बड़े किसानों के लिए ड्रिप इरिगेशन है। प्लस जो हम जैसे लोग हैं, जो हम किराए पे काम कर रहे हैं, ज़मीन लेकर लीज़ पे ले रखा है, उनके लिए कोई अभी कुछ भी उनके लिए नहीं है। जो कुछ कर सकते हैं प्रधान जी कर सकते हैं, तो हमें इनके माध्यम से सब काम कराना पड़ता है। चाहे हमें बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, हमारे लिए कोई फैसिलिटीज़ अभी नहीं प्रोवाइडेड है। यानी ऑर्गेनिक खेती के लिए कोई फैसिलिटी। तो ये आप यदि ये UP विधानसभा आ रहा है, तो आपका जो मुद्दा, यदि आपको वोट डालने का एक समय आ रहा है, तो आपको किस मुद्दे पे वोट डालना चाहेंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जो किसानों के काम करे वो किसानों को अच्छा लगेगा, जो इंडस्ट्रियल के लिए काम करे उनके लिए वो अच्छा है। पर एज अ जनरल वी आर हैप्पी विद मोदी जी, पर थोड़ा सा उनको अभी भी जैविक के लिए वो काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, पर थोड़ा सा और उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका? मैं डॉक्टर शुभ्रा गर्ग, मैं बेसिकली
MMH कॉलेज में थी और इस साल मैं रिटायर्ड हुई हूँ। आप सुब्रमण्यम जी, आप डॉक्टर और आपका कदम खेतों में, इसका कुछ वजह? नहीं, बस कुछ चेंज करने का मन किया। अभी तक हम लोग अपने घर में भी टेरेस फार्मिंग तो कर ही रहे थे। उसी सब से इंदू जी के कांटेक्ट में आए और उसके बाद रुझान इधर हो गया। आप देखते हैं क्या करते हैं। नहीं, यदि रुझान आपका इधर हुआ, आप रही डॉक्टर, मैं प्रोफेसर, कॉलेज में प्रोफेसर, नौकरी वाला पेशा, रिटायर्ड हो गई, अब रिटायर भी हो हाँ गई। जी। तो आपका भविष्य, आपका रिटायरमेंट सुकून से बीते, आप हेल्दी रहें, तो आपको क्या खेती में ही दिखाई? हाँ, मुझे खेती में ही नज़र आ रहा है। खेती में आने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है। इस पे थोड़ा सा अपना बताइए, आप क्या कर रही हैं खेती पर और कैसे कर रही हैं? अभी तो मेरी शुरुआत है इंदू जी के डायरेक्शन में और शक्ति के साथ, और हम लोगों के साथ और भी साइली और सीमा और छवि, हम लोग 6 लोग हैं। 6 लोग मिलकर हम लोग फार्मिंग करते हैं। और जिस तरह से भी इंदू जी डायरेक्शंस देती हैं, साइली डायरेक्शन देती हैं, जो कुछ समझ आता है उस सब के हिसाब से हम लोग आते हैं। और उसके बाद सत्येंद्र की हेल्प से हम लोग अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप एक पढ़ी लिखी महिला, हाई प्रोफाइल महिला हैं, परंतु गांव की महिलाओं को आप खेती की तरफ, यदि खेती की इनकम हो, क्योंकि खेती से इनकम हो, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, हम लोग चाहेंगे इन लोगों के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की जाए। अगर गवर्नमेंट इनके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करती है तो हम लोग उनकी वर्कशॉप में इन लोगों को ये सब मेथड समझा सकते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी उन लोगों के लिए कुछ हेल्प हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जिनके पास, जैसे अभी इंदू जी ने कहा, ज़मीन नहीं है। जब उनके पास ज़मीन नहीं है तो वो ऑर्गेनिक खेती कर कर थोड़ी ज़मीन में सिर्फ अपना ही खर्च उठा पाएंगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ स्कीम्स उनके लिए मिलती हैं तो वो उसका फ़ायदा उठा सकती है। अभी ये किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन का मेन मुद्दा था कि हमारे जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, प्रोडक्ट हैं, उनका वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। तो इन वाजिब दाम मिलने के लिए आप लोगों के पास कोई नज़रिया? नहीं, ये सब पॉलिटिकल इशू पर हम लोग कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे। पॉलिटिकल इशू नहीं है। पॉलिटिकल, यदि आप खेती, आप गांव से जुड़ी हुई हैं, तो किसानों का तो कहना है कि हमें यदि गेहूँ यदि 1 किलो की लागत 10 रुपये आती है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि मार्केट में हमारा 8 रुपये का बिकेगा कि 10 रुपये का कि 12 रुपये का, तो कैसे हो? इस बारे में तो प्रधान जी ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो अभी इस फील्ड में नहीं हूँ। इसीलिए अभी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगी। आप मैडम? मेरा नाम शक्ति है। अच्छा, शक्ति जी, आप अपना पूरा? मैं जो हूँ वो इंटर्न हूँ, क्योंकि मैं सबसे नई हूँ और अभी सीख रही हूँ। तो इसके पहले आप क्या कर रही थी? इसके पहले मैं घर में थी, बच्चों की देखभाल करती हूँ। और अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो मुझे लगा कि कुछ अपने लिए जो समय है उस समय का मैं सही इस्तेमाल करूँ, तो इसलिए मैं यहाँ आकर के दीदी के साथ सीख रही हूँ। तो सही इस्तेमाल खेती में? बिल्कुल, बहुत ही सही इस्तेमाल है। मतलब कि कैसे, जब आप घर में होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों से परेशान से हो जाते हो, बट जब हम यहाँ आते हैं तो सारी परेशानी, प्रॉब्लम मतलब भूल करके बस आज ये हो गया, आज ये हो गया, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। परंतु जो खेत में पहले से था वो कहता मैं परेशान हूँ, शहर वाले खुश हैं। अच्छा, हाँ, वो इसलिए ना, क्योंकि वो हम ये अभी मतलब आजीविका के लिए नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, जो उनकी यहाँ के प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जो हम महसूस करते हैं, तो बहुत सारे मतलब कृषि के लिए सुधारों की ज़रूर आवश्यक। किस तरह की सुधारों की जरूरत है? जिससे कि जो मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानती, बट जैसे हमारे यहाँ अगल बगल लोग हैं या भैया हैं, उनके पास, जिनके पास छोटी छोटी खेत है, उनको अगर हम फैसिलिटेट करें कि उनकी क्रॉप ठीक से, मतलब जो मेरी बेसिक नॉलेज है, तो ऐसी स्कीम बननी चाहिए कि छोटे से छोटे किसान को भी हम ध्यान में रख के बनाएं। हम जो भी, मुझे लगता है जो भी नीतियाँ बनाते हैं वो बड़े वाले किसानों और बड़े वाले लोगों के लिए बनाते हैं, छोटे कृषकों के जो हाँ, तो हम ऐसी चीज़ें बनाएं, जैसे कि मान लीजिए कोई योजना बनाएं और उसका हम ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी चीज़ करते हैं तो हम उसकी ध्यान रखते हैं ना कि किस एज ग्रुप के लिए है, किस उसके लिए, तो हम ये ध्यान रखें कि वो किसान जिसको एक बहुत छोटा सा खेत है उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। अच्छा, ये जो अभी यूपी विधानसभा के आने वाले अगले साल में चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें क्या फार्मिंग और किसान मुद्दा रहेगा क्या?
किसान तो कभी मुद्दा बन ही नहीं पाता मुझे लगता है, क्योंकि किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली जो किसान शायद फेस करता है वो मुद्दा नहीं बन पाता और चीज़ें मुद्दा बन जाती हैं, पॉलिटिकल मुद्दे। हाँ शायद। तो किसानों को क्या करना चाहिए? क्या राजनीति करनी चाहिए या फिर अपने विकास के लिए कुछ रोड मैप तैयार करने चाहिए? और किसानों को राजनीति करनी चाहिए तो किसान ही डिसाइड करेंगे, और जब मैं किसान बन जाऊंगी तब बेहतर जवाब दे पाऊंगी। तो इसलिए मुझे तो फिर खेती कौन करेगा। पर हाँ, मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ सही से पहुंचाने के लिए सही व्यक्ति आगे आने चाहिए जो उनकी एक्चुअली प्रॉब्लम है, क्योंकि मतलब जो उनकी समस्या है ना उनकी तो बात ही नहीं करता है कोई। तो आपका मानना है कि मैंने फार्मिंग कम्युनिटी में पढ़े लिखों का आना जरूरी है? मुझे लगता है कि केवल अक्षर ज्ञान ही किसी के लिए जान लेना कि बहुत BA MA पास करके एक व्यक्ति जिसको अनुभव हो, अपने जीवन का अनुभव हो और सही बात कहने की हिम्मत हो, बस यही चाहिए। शिक्षा डजंट मैटर कि वो डिग्री होल्डर ही हो। जगदीप प्रधान, खैरपुर गुजर गांव मेरा है और मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, खेती करता हूँ और इसी में और समाज सेवा करता हूँ। प्रधान जी, ये बताइए कि आज के मौजूदा स्थिति में आपके जब गांव अथॉरिटी में आ गई है तो गांव का विकास कैसा हो? ग्राम का विकास वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। पहले ग्राम प्रधान होता था, उसके साथ में मेंबर होते थे, गांव के लिए कोई योजना आती थी ग्राम प्रधान के पास में, तो मेंबर जो होते थे, सदस्य जो होते थे उसमें, तो वो अगर प्रधान गलत चल रहा तो उसमें वो ऑब्जेक्शन उठाते थे कि भाई ये नाली नहीं हुई, ये खरंजा नहीं हुआ या ये RCC नहीं हुई। अब कोई ऐसा हमारा मुखिया नहीं है जो गाँव के बारे में कह दे। जैसे स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें टीचर किस समय आता, किस समय जाता, कोई किसी को नहीं पता। कोई पता क्यों करे? क्योंकि वहाँ से वो जो मुखिया का जो दर्जा था वो ख़त्म हो गया। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि प्राधिकरण या प्रशासन हमारे कोई मुखिया चुने, जैसे नगर पालिका है, चेयरमैन है या मेयर है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बहुत बड़ा, मतलब ग्रेटर नोएडा जो बहुत बड़ा है, गौतम बुद्ध नगर बहुत बड़ा से वो है, आपका दिल्ली से लेकर जेवर तक का है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, आपके सारे वो हैं, मतलब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे। परंतु गांव में जो बच्चे हैं वो उतनी प्रोग्रेस इस एजुकेशन में नहीं कर पाते क्योंकि उनको इतनी फैसिलिटी मिल नहीं पाती। वो तो गए स्कूल और अपना चले गए। वो मास्टर लोग स्कूल में जाते हैं, अपना टाइम पास किया, उनको जो काम है, जो क्लर्क का काम होता है वो स्कूल टीचर को दे दिया जाता, मतदान में दे दिया, जनसंख्या में दे दिया, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? जबकि पहले मेरे गाँव में ONGC में एक चीफ इंजीनियर रहे हैं। मेरे गाँव से बहुत पहले, मतलब जब ब्रिटिश पीरियड में पढ़ा लिखा गांव है, ब्रिटिश पीरियड का। मेरे फादर MA LLB है। नहीं, तो आपको क्या लगता है इस सरकार से या राजनीतिक दलों से कि यदि आपके गांव खैरपुर गुजर का विकास करना हो तो क्या करना चाहिए? माने किसी भी गांव के विकास के लिए एक राज्य सरकार या राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए? नहीं, राजनीतिक दलों कोई ना कोई मुख्य, मतलब चुनाव का जो मेरे से प्रधानी को बहाल करें, यहाँ प्रधानी खत्म कर रखी। जबकि कानपुर भी औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर प्रधानी है, यहाँ पे प्रधानी। हमारे भाई हैं करमवीर नागर जी, उन्होंने कई बार मुद्दा उठाए, कई बार मुद्दा उठाते हैं, चुनाव का हर बार मुद्दा उठाते हैं, परंतु नहीं सुनी जाती। अच्छा, ये आपका जब ग्राम सभा अथॉरिटी में आया है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राइमरी एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है? क्या सुधार हुआ है या फिर नीचे गिरा है? कोई सुधार नहीं, नीचे गिरा है वो। मतलब वो एक बात बताओ, अगर ऊपर मुखिया ने तो ऑर्डर कर दिया, चलो CM उन्होंने ऑर्डर कर दिया, नीचे क्या होता वो तो उनको पता नहीं। उसकी कंप्लेंट, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं जो कंप्लेंट करें, सब किसान हैं, सब मतलब सब पढ़े लिखे नहीं होते। उन्हें तो उनसे तो जो उनकी जो मतलब दिनचर्या थी, जो रोजी टुकड़ी थी, वो सब चीज़ ख़त्म हो गई। नहीं, तो आपको राजनीतिक दलों से क्या डिमांड रखते हैं कि यदि आपके गांव को अगला बार वोट देना है तो किस मुद्दों पे आप अपने गांव के लोगों को मोटिवेट करेंगे कि इन मुद्दों पर वोट दिया जाए? विकास पे। किस तरह के विकास? मतलब गांव की नंबर 1 तो शिक्षा पे विकास हो, और आपकी जो समस्याएं होती हैं हमारी छोटी, उनको सुने। कोई नहीं सुनता। हमारे जैसे विधानसभा चुन के जाते, कोई खैरपुर को देखता भी नहीं है भाई खैरपुर में क्या हो रहा। कंप्लेंट लेके जाते हैं तो कह देते चले जाइए, मुझे तुम्हारी वोटों की जरूरत नहीं है। तो बताइए क्या करें उसमें?
अच्छा, आपका गांव अधिकतर लोग खेती पर निर्भर हैं, तो खेती से लोग, यदि शहर के नज़दीक वाला गांव है तो खेती से कैसे विकास करे, इस पर आपका क्या सुझाव है? नहीं, खेती तो ख़त्म हो चुकी है जी। यहाँ तो आपका 100% खेती ख़त्म हो चुकी है। जो गौ चरती, जिसमें गाय चरती थी, वो भी एग्जीबिशन हो चुकी है। और आप बताइए, गाय जो पशु हैं वो भी ऐसी आवारा की तरह घूमते हैं। कहीं उनके लिए ऐसा नहीं कहीं पे गौ चरो जिसमें गाय जाकर चल रहे हैं या और जानवर है वो उसमें चले जावें, तो उनकी कोई सुविधा नहीं है। जबकि योगी जी का बहुत बड़ा रहता है गौशाला पे, गाय पे बहुत बड़ा रहता है कि भाई इनको ये होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। योगी जी तक बात पहुँच ही नहीं पाती। नहीं, यदि खेती चली गई है तो क्या रोजगार के साधन उपलब्ध हुए हैं क्या? अभी कोई उपलब्ध नहीं है साधन, कोई। सब ने लोगों ने वो पैसा आया था सब खर्च हो गया। नहीं तो क्या वादा किया गया था कि आप लोग की खेती हम लोग यदि ले रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं या फिर सरकारी कामों के लिए ले रहे हैं तो रोजगार मिलेगा? कोई रोजगार कोई उन्होंने किया, कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है किसी भी तरह। जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री है, जैसे स्कूल हैं, स्कूल में बच्चों को छूट हो गई, उनके बच्चों को जो पढ़ाई के लिए क्या नाम इतने % फीस माफ़ कर दी जाएगी या ये फैसिलिटी दे, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, पिछले बार आप किन मुद्दों पर वोट दिए थे? हमें तो योगी सरकार आएगी, बहुत अच्छा काम करेंगे योगी, मतलब हमें योगी जी का तुम पता ही नहीं था योगी जी आएंगे। वो तो बीजेपी का था भाई, पर योगी जी आएगी बहुत वो थी, उन्होंने मतलब वो ऊपर करते हैं। पर बीजेपी को वोट देने का मकसद हुआ होगा ना कि विकास होगा। तो क्या आपको लगता है विकास हुआ? नहीं, गाँव में कोई विकास नहीं हुआ। गांव में कोई विकास नहीं हुआ। आपको लगता है गांव में कोई विकास नहीं? फिर आप आने वाले समय में आपको किससे आशा है? आशा तो ये कि आप देखो, कहाँ देखोगे आप, देखो ना उधर खरबूजा और उस वाली चाकू वाली कहानियाँ जिधर भी करोगे तो उधर तो मरना ही मरना है। कुआ का खुद मतलब खाई और कुआ वाली कहानी है, जिधर भी जाओगे उधर कोई ना कोई आपको मिलेगी, गिरना तो है ही है। तो हम खैरपुर गुजर गांव के प्रधान जगदीप जी से बातचीत किए और यहाँ के गांव से संबंधित समस्याओं से रूबरू हुए। धन्यवाद।